फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग और हो गई। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन chairs 48th meeting of the GST Council via virtual mode in New Delhi. GST Council recommends to determinalize certain offences under Section 132, increases in threshold of amount of tax for prosecution and reduction in amount of compounding in GST. तो बहुत बड़े चेंज किए गए हैं इसमें। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से चेंज हैं जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो चूंकि प्रेस रिलीज काफी बड़ी है, लेकिन हम उन चीजों को समरी वे में लेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहला है हस्क ऑफ पल्सेस इंक्लूडिंग छिलका एंड कंसंट्रेट्स इंक्लूडिंग चूनी, चूरी और खंड। ये 5% में थे, इसको अब निल कर दिया गया है। इसी तरह से एथाइल अल्कोहल सप्लाई टू रिफाइनरीज फॉर ब्लेंडिंग विद मोटर स्प्रिट पेट्रोल, उसको 18 से 5 में कर दिया गया है। It was also decided to include supply of mentha avenues under reverse charge mechanism as has been done for mentha oil. तो mentha oil की तरह इसमें भी रिवर्स चार्ज लगाया गया है। It was decided to clarify that RAB solvent is classifiable under CTH 1702 which attract GST at the rate of 18%. तो ये क्लैरिफिकेशन किए गए हैं कि किन किन पर क्या क्या टैक्स रेट हैं, जिसमें लोगों को पहले काफी कंफ्यूजन था, वो यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं। तो ये प्रेस रिलीज में आप देख लीजिएगा कौन कौन से टैक्स रेट किस किस के लिए इन्होंने चेंज किए हैं। As a relief measure, the council decided to regularize the intervening period starting from the date of issuance of circular 3 August 2022 in respect of GST on husk of pulses including chilka and concentrates including chuni, churi, khand on as is basis on account of genuine doubts. तो जो डाउट्स थे उनको इन्होंने क्लियर कर दिया, जो कि सर्कुलर में 3 अगस्त 2022 को थे। नो जीएसटी पेएबल वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, ये एक बहुत अच्छा डिसीजन इनका है, जिसमें बहुत सारा लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है उसमें रेंट में क्या पोजीशन आने वाली है, वो टैक्सेबल हो रही थी। लेकिन यहां पर आकर के इन्होंने ये चीज क्लियर कर दी कि अगर आपने रेजिडेंशियल ड्वेलिंग की है और वो रेंटिंग के लिए जिसने लिया है वो रजिस्टर्ड पर्सन तो है, लेकिन उसने केवल पर्सनल यूज के लिए लिया है, रेजिडेंशियल पर्पज से लिया है, तो उस पर टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगी। इंसेंटिव पेड टू बैंक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो बैंकों को इंसेंटिव दिए जाते हैं, जो भीम, यूपीआई, ये रुपए, इन सब डेबिट कार्ड, इन सबको प्रमोट करने के लिए, इनके ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए, तो उस पर भी टैक्स लायबिलिटी नहीं रहेगी। ये सब्सिडी के तौर पे इनको देखा जाएगा। मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड डिक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था आज की डेट में, लोगों को इससे बहुत दिक्कत हो रही थी। आप लोगों की भी नॉलेज में मीडिया के माध्यम से कई बार आया होगा। तो इसको इन्होंने क्या किया कि जो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी 1 करोड़ रुपए, इसको बढ़ा करके कर दिया 2 करोड़ रुपए, यानी 1 करोड़ पे ये क्रिमिनल ऑफेंसेस में नहीं रहेंगे, 2 करोड़ के बाद होंगे। Reduce the compounding amount from the present range of 50% to 150% of tax amount to the range of 25% to 100%. तो इसको भी कंपाउंडिंग को रिड्यूस कर दिया है, 50 को 25 और 150 को 100 कर दिया है। Decriminalize certain offences specified under class G, J and K of subsection 1 of section 132 of CGST Act 2017. तो इसको भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया है, क्योंकि क्रिमिनलाइज होने से बहुत ज्यादा व्यापारियों को दिक्कत हो रही थी कि जरा जरा से में क्रिमिनल ऑफेंस हो जा रहा है। तो वो क्रिमिनल ऑफेंसेस को कम करने के लिए इनको भी डिक्रिमिनलाइज किया गया है। उनमें से कौन कौन सी चीजें हैं? ऑब्स्ट्रक्शन और प्रिवेंटिंग एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, डेलिबरेट टेम्परिंग ऑफ मटेरियल एविडेंस, फेलियर टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन। तो इन चीजों पे अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहेगा। रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है उनको रिफंड की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही थी, तो उसके संबंध में भी इन्होंने कहा है कि अभी तक कोई प्रोसीजर नहीं था, लेकिन इसके लिए प्रोसीजर लाया जाएगा और इसके लिए सर्कुलर इशू किया जाएगा। फैसिलिटेट टू ई कॉमर्स फॉर माइक्रो इंटरप्राइजेज,
तो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए उन्होंने सुविधा दी थी कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए सुविधा दी जाएगी, लेकिन अभी भी वो सुविधा ये नहीं दे पा रहे हैं और इस काउंसिल में इन्होंने डिसाइड किया कि ये 1 अक्टूबर 2023 से ही दी जा सकेगी। Para 7, 8A and 8B were inserted in Schedule 3rd of CGST Act 2017 with effect from 1st February 2019 to keep certain transaction activities such as supplies of goods फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। तो टैक्सेबल टेरिटरी से जब आउटसाइड में हम सप्लाई करते थे तो उसके लिए इन्होंने टैक्स लायबिलिटी रखी थी 1 जुलाई 2017 से 31 जनवरी 2019 तक टैक्स लायबिलिटी थी, लेकिन अब उसको उन्होंने 1 जुलाई 2017 से 31 जनवरी 2019 तक के लिए हटा करके 1 जुलाई 2017 ही डेट कर दी है। द काउंसिल हैज रिकमेंडेड टू अमेंड सब रूल 1 ऑफ रूल 37 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017। अब ये एक बड़ा चेंज है जिसकी दिक्कत बहुत ज्यादा हो रही थी। तो इसमें क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 टू प्रोवाइड फॉर रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन टर्म्स ऑफ सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट only proportionate to the amount not paid to the supplier while with the value of the supply including tax payable। तो अभी तक क्या था कि 180 डेज में अगर सप्लायर को पेमेंट नहीं दिया गया तो वो इनपुट टैक्स रिवर्स करना पड़ता था। तो उसको रिवर्स करने के संबंध में इन्होंने दे दिया है कि वो प्रोपोर्शनेट होगा, मतलब जितना पेमेंट कर दिया होगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए उसको पेमेंट करना था, उसने 25,000 रुपए पेमेंट कर दिया है, तो 25,000 की आईटीसी वो ले पाएगा। 75,000 नहीं पेमेंट किया तो उसको 75,000 रुपए की आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। The council recommended to insert Rule 37A in CGST Rule 2017 to prescribe the mechanism of reversal of input tax credit by a registered person in the event of non-payment of tax by the supplier by a specified date and mechanism for re-availment of such credit। तो ये जो 180 डेज में पेमेंट ना करने पर आपको फिर रिवर्स करना है और फिर अवेल करना है, जब पेमेंट कर देंगे तो फिर अवेल करना है, उसके लिए एक स्पेसिफाइड मैकेनिज्म इनके द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो इसके लिए भी सर्कुलर आएगा जिसमें ये सारी कंडीशन दी जाएंगी। सब रूल 3 of Rule 108 and Rule 109 of the CGST Rule 2017 to be amended to provide clarity on the requirement of submission of certified copy of the order appealed against and the issuance of final acknowledgement by the appellate authority। This would facilitate timely processing of appeals and ease the compliance burden for the appellants। तो इसके लिए भी ये सर्कुलर लाएंगे जिसमें सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, कैसे होगा। इसके अलावा इन्होंने रूल 109C एंड फॉर्म जीएसटी APL 10103 W to be inserted in the CGST Rule 2017 to provide the facility for withdrawal of an application। अभी तक क्या था, अपील फाइल करने के बाद अगर आपको अपील विड्रॉ करनी है तो कोई ऑप्शन आपके पास नहीं था, तो वो ऑप्शन भी अब आगे आपको दिया जाएगा। सर्कुलर टू बी इश्यूड टू क्लैरिफाई दैट नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय the insurance companies to the inserted in admissible deduction for valuation of insurance services। Circular to be issued for clarifying the issuance of treatment of statutory dues under GST law in respect of the taxpayer for whom the proceedings have been finalized under Insolvency and Bankruptcy Code 2017, Rule 161 of CGST 2017 and Form GST DRC 25 also be amended for facilitating the same। तो इसमें भी अमेंडमेंट किया जाएगा और DRC 25 फॉर्म जो है वो भी अमेंड किया जाएगा। सब रूल 3 of Rule 12 of CGST Rule 2017 to be amended to provide for facility to the registered person who are required to collect tax at source under Section 52 or deduct tax at source under Section 51 of CGST Act 2017 for cancellation of their registration on their request। तो अभी तक टीडीएस और टीसीएस वालों को रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का नहीं था, तो अब उनको भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया जाएगा। Circular to be issued for clarifying the issues pertaining to the place of supply of services of transportation of goods in terms of the provisions of Section 8
of Section 12 of the IGST Act 2017 and availability of input tax credit to the recipient of such supply, it has also been recommended that proviso to subsection 8 of Section 12 of the IGST Act 2017 may be omitted. तो अभी तक जो सप्लाई के संबंध में, प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विसेज के संबंध में था, तो ये आईजीएसटी से रूल ओमिट कर दिया जाएगा. Issuance of the following circulars in order to remove ambiguity and legal disputes on various issues, thus benefiting taxpayer at large. तो बहुत सारे सर्कुलर्स इशू किए जाएंगे जिनमें ये सारे जो डिस्प्यूट्स हैं, जो क्लैरिटी नहीं है, उनको क्लियर करने के टैक्स पेयर्स के फायदे के लिए ये बहुत सारे सर्कुलर्स इशू होने वाले हैं. यानी इस महीने में कई सर्कुलर ऐसे आएंगे जो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी करेंगे और उनमें क्लैरिटी और अधिक आएगी. अब देखिए, सबसे दिक्कत जो जिसमें होती थी, प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट in cases involving difference in input tax credit availed in Form GSTR 3B that available as per Form GSTR 2A during financial 2017-18 and 2018-19. तो सबसे ज्यादा दिक्कत थी फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19 के जो मिसमैच के नोटिसेज आ रहे थे, तो वो जो आईटीसी अवेल की गई थी और 2A से मिसमैच हो रही थी, उनके संबंध में भी वेरिफिकेशन के संबंध में कोई सर्कुलर जारी किया जाएगा, उसमें जिसमें प्रोसीजर बताया जाएगा कि कैसे इनको एक्सेप्ट करना है. क्लैरिफाइंग द मैनर ऑफ रीडिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 75 ऑफ सीजीएस 2017. क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ई इनवॉइसिंग विद रिस्पेक्ट टू एन एंटिटी. तो ई इनवॉइसिंग के संबंध में भी क्लैरिफिकेशन आएगा. मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेज इन जीएसटी. Proposal to conduct a pilot in state of Gujarat for biometric based Aadhaar authentication and risk based physical verification of registration applicants. Amendment in Rule 8 and Rule 9 of CGST Rule 2017 to be made to facilitate the same. This will help in tracking the menace of fake and fraudulent registration. तो जो फ्रॉड और फ्रॉडुलेंट रजिस्ट्रेशन लोगों के द्वारा दिए जा रहे थे, उनके लिए एक पायलट व्यवस्था की जा रही है. अभी फिलहाल गुजरात में होगी, जो बायोमेट्रिक बेस्ड आधार पर करेगी, और आगे फिर हो सकता है उसी को आगे भी और स्टेट में भी जारी किया जाए. फिलहाल ये गुजरात के लिए है. पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस फेच्ड फ्रॉम सीबीडीटी डाटाबेस टू बी कैप्चर्ड एंड रिकॉर्डेड इन फॉर्म जीएसटी REG 01 and OTP based verification to be conducted at the time of registration on such PAN linked mobile number and email address to restrict misuse of PAN of a person by unscrupulous elements without knowledge of the said PAN holder. तो इनको लगता है कि बिना पैन होल्डर की जानकारी के ही बहुत सारे रजिस्ट्रेशन ले लिए जाते थे. तो पैन के से जो लिंक आधार मोबाइल नंबर ईमेल आईडी है, उस पर भी ओटीपी भेजा जाएगा और उसके बाद भी उसका वेरिफिकेशन किया जा सकेगा. Section 37, 39, 44 and 52 of CGST Act 2017 to be amended to restrict filing of returns statement to maximum period of 3 years from the due date of filing of the relevant return statement. ये एक बहुत बड़ी समस्या प्रकट होने वाली है कि ये ऐसा अमेंडमेंट लाने वाले हैं जिसके बाद आप 3 साल मतलब ड्यू डेट से 3 साल के बाद आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाएंगे. तो ये एक समस्या हो सकती है. Form GSTR 1 to be amended to provide for reporting of details of supplies made through e-commerce operators covered under Section 52. तो GSTR 1 को भी amend करेंगे, जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर के हिसाब से अभी फिट नहीं है. एक बहुत बड़ा चेंज ये लाने वाले हैं. रूल 88C एंड फॉर्म GST DRC 01B टू बी इंसर्टेड. तो 88C एक रूल इंसर्ट होगा और एक फॉर्म इंसर्ट होगा DRC 01B. अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा. फॉर इंटीमेशन टू द टैक्स पेयर बाय द कॉमन पोर्टल अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन लायबिलिटी रिपोर्टेड बाय द टैक्स पेयर इन फॉर्म GSTR 1 एंड फॉर्म GSTR 3B फॉर ए टैक्स पीरियड. अगर किसी टैक्स पीरियड में GSTR 1 और GSTR 3B में कोई टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस है, तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होने वाली. किस तरह से? Where such differences exceed a specified amount and or percentage for enabling the taxpayer to either pay the differential liability or explain the differences.
अगर वो इस टैक्स लायबिलिटी को पे नहीं कर देता या उसको एक्सप्लेन नहीं कर देता कि इसमें ये दिक्कत इस वजह से है, तो वो आगे का रिटर्न फाइल नहीं कर पाएगा। यानी फर्दर क्लास जी टू बी इंसर्टेड इन सब रूल 6 सब रूल 59 ऑफ CGST रूल 2017 टू रिस्ट्रिक्ट furnishing of Form GSTR1 for a subsequent tax period if the taxpayer has neither deposited the amount specified in the intimation nor has furnished a reply explaining the reasons for the amount remaining unpaid. This would facilitate taxpayer to explain the reasons for the differences in such liability reported by them without intervention of tax officers. तो अगर किसी में GSTR1 और GSTR3B में टैक्स लायबिलिटी में अंतर है, तो वो जब तक आप पे नहीं कर देंगे या आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर देंगे, तब तक आप आगे रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। Amendment in definition of non-taxable online recipient under Section 2, subsection 16 of IGST 2017 and definition of online information and database access for retrieval services OIDAR under Section 2, subsection 17 of IGST 2007 so as to reduce interpretations, issues and litigation on taxation of OIDAR services. तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सब के संबंधित नोटिफिकेशन और सर्कुलर जल्दी ही आएंगे, जिसमें इन चीजों को और भी अधिक अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकेगा। लेकिन जो मोटी मोटी चीजें थी वो आपके साथ हमने डिस्कस कर ली हैं। थैंक यू।